तो कृष्ण भगवान कभी भी दुनिया में एक चीज ध्यान रखना, जो भी चीज सस्ती मिले ना उसके ऊपर डाउट करना। लाइफ में कोई भी चीज सस्ती नहीं होती है, हर एक चीज की अपनी एक कॉस्ट होती है, और यदि आपने सस्ता मान के ले लिया तो भाई जिंदगी आपकी ले लेगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त CS गौरव माहेश्वरी, और यहां पे फिर से कंपनी लॉ का डे 2 आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। तो अभी इस नए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा था एक बार उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। एंड क्विक रिकैप करने के बाद में आज कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम सभी बच्चों का फाउंडेशन एक जैसा एक लेवल का वहां पर डेवलप करने की कोशिश कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग डायरेक्टली बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हमारी मेन स्क्रीन पर चलते हैं, और वहां पर चलने के बाद सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या हुआ उसको एक बार रिकैप करते हैं। एंड देन आज का एक कुछ नया डिस्कशन जो मैं आप लोगों के लिए प्लान करके आया हूं, उन सारे के सारे डिस्कशन को हम लोग यहां पर 1-on-1 बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने क्या बोला था कि आपके जो कंपनी लॉ का सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है आपका पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट बी, एंड तीसरा होता है पार्ट सी। यस, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। तो ये जो पार्ट सी है ना भाई, ये पार्ट सी का भी सी वर्ड जितना ही वेटेज है। बहुत अच्छे से समझते हो भाई तुम लोग की हर एक सी का मतलब क्या होता है, करेक्ट है ना? कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। तो यहां पर पार्ट सी जो है वो 10 मार्क्स का वेटेज रखता है हम लोगों के लिए। एंड अप्रोक्सीमेटली मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को बता दिया था कि यहां पर 100 पेजेस जो है वो हम लोगों को पढ़ना रहेंगे। उसी तरीके से पार्ट ए 50 मार्क्स का वेटेज, एंड 50 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 650 पेजेस। ओ माय गॉड, 650 पेजेस जो है वो हम लोगों को यहां पर पढ़ना रहेगा। एंड ऑन अदर हैंड इफ यदि मैं बात करूं पार्ट बी की, तो पार्ट बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रियल लाइफ एस्पेक्ट से भी और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड यहां पर हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस पढ़ने रहेंगे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, करेक्ट है? अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को 150 से 160 आवर्स लगेंगे इस कंपनी लॉ के सिलेबस को कंप्लीट करने में। एंड मेरे भाई, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आप लोगों को कि जब भी कोई पर्सन या जब भी कोई एंटिटी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसके पास में 2 चॉइस होती है। या तो वो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सकता है, या फिर वो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी सिलेक्ट कर सकता है। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आप लोगों को कि कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब कंपनी एंड LLP। यदि आप कंपनी एंड LLP किसी में से भी एक फॉर्म को सिलेक्ट करते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस। एंड इसके अलावा आप जो भी फॉर्म सिलेक्ट करोगे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे? आपके नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म रहेंगे। तो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट फॉर्म एंड नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म? सिंपल यार, कॉर्पोरेट फॉर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे अपन ने धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल लिया था, जैसे हम लोगों ने गुमनाम लिमिटेड के प्रमोटर्स मतलब भावेश और चिराग का नाम लिया था, ठीक उसी तरीके से जो कॉर्पोरेट एंटिटी होती है उनकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एंड यदि उनके प्रमोटर या शेयर होल्डर आते जाते भी रहे तो उस कंपनी के अस्तित्व पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बट ऑन अदर हैंड यदि मैं बात करूं नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी की, तो भाई जैसे ही कोई सोल प्रोप्राइटर की डेथ होती है उस बिजनेस को आगे ऑनगोइंग बेसिस पे कंडक्ट करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। यदि कोई भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर आता या जाता है तो वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। मतलब उस फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो जाता है? मालिक चेंज हो जाता है। यदि मैं बात करूं किसी अदर नॉन कॉर्पोरेट फर्म की भी, तो मालिक यदि उसके स्ट्रक्चर में जैसे भी चेंजेस होगा अकॉर्डिंगली वहां पर ना वो जो एंटिटी है उस एंटिटी के आगे बिजनेस चलने चलाने के अस्तित्व के ऊपर ही सवाल उठ जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर कॉर्पोरेट फॉर्म जो है वो एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन को यहां पर कंटिन्यू करके चलता है। इसीलिए हम लोग बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, मेजॉरिटी ऑफ दी हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्लाइंट्स कौन से होते हैं? वो क्लाइंट होते हैं जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटी को अडॉप्ट करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि यार हमारे ऑफिस में ना एक क्लाइंट आया था। याद करो भाइयों आप लोग, आपको कितनी अच्छी फीलिंग आई थी। एंड भाई सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों को तब हुई थी जब हम लोगों ने ऐसा विजुअलाइज किया था, ऐसा इमेजिन किया था कि हमारे ऑफिस में एक क्लाइंट आया है और वो क्लाइंट आके हमसे बोलता है कि CS साहब हमको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, और कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आप मुझे स्टेप बताओ कि कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करके मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। तो आपने उनको अपने ऑफिस बुलाया,
बिल्कुल पूरा की पूरा एक जो प्रॉपर डिटेल है, एक जो प्रॉपर समझाने का तरीका होता है, उस प्रॉपर समझाने के तरीके से आप लोगों ने उनको कंसल्टेंसी देना स्टार्ट करी। तो आपने क्या बोला था, सेक्शन नंबर 1 जो होता है ना, बोले वो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन होता है मालिक। एंड ये सेक्शन में आपको कोई भी किसी भी टाइप से काम करने की जरूरत नहीं है। फिर बोले सेकंड सेक्शन नंबर 2 जो होता है, इट इज अबाउट व्हाट, इट इज अ डेफिनेशन सेक्शन। और बोले मालिक इस डेफिनेशन सेक्शन में भी आपका कोई काम नहीं है। यहां पर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। यह काम हमारा है, डेफिनेशन पढ़ना काम हमारा है। और डेफिनेशन हमारे साथ साथ बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, ये डेफिनेशन एक सीएस स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ती है। फिर उसके बाद में क्लाइंट का रोल स्टार्ट हुआ था मालिक सेक्शन नंबर 3 से। एंड सेक्शन नंबर 3 से जब क्लाइंट का रोल स्टार्ट हुआ था तो हमने क्लाइंट से क्या सवाल पूछे, हमने क्लाइंट से पूछा कि भाई सेक्शन नंबर 3 जो है ना, वो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी से रिलेट करता है। मतलब यदि कंपनी आपको इनकॉर्पोरेट करनी है तो ये सबसे पहली स्टेप है कि आप किस टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, आपकी कंपनी का नेचर क्या होने वाला है, और आप जो बिजनेस करोगे ना, इट शुड बी फॉर लॉफुल पर्पस। मतलब आप क्लाइंट को ना 3 बात बता देते हो यहां पर। आप हमको बताओ कौन सी नेचर की कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। दूसरा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे क्या करेंगे, आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल को ड्राफ्ट करेंगे। एंड तीसरा, आप जो बिजनेस करोगे, आपका जो प्रपोज बिजनेस है या आपने जो बिजनेस का प्लान किया है, वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। यदि आप इन सारे सवालों का जवाब दे दोगे तो फिर हम लोग सेक्शन नंबर 3 से सेक्शन नंबर 4 और 5 पे क्या करेंगे मालिक, वहां पर जंप करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोग क्लाइंट से सवाल पूछेंगे कि आप जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, क्या वो लिमिटेड बाय शेयर्स होनी चाहिए आपकी, या फिर आप लिमिटेड बाय गारंटी रखना चाहते हो, या फिर आप अनलिमिटेड कंपनी जो है वो रखना चाहते हो। तो हमने क्लाइंट को यहां पर ना सेक्शन में बता दी है कि फॉर द रेफरेंस पर्पस, यदि आपको इनके बीच में डिफरेंस समझना है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मीनिंग क्या होता है, एंड अनलिमिटेड कंपनी का मीनिंग क्या होता है, इसके लिए आप सेक्शन रेफर कर सकते हो सेक्शन नंबर 222। क्लाइंट ने बोला वेरी गुड साहब। आप रेफर कर सकते हो सेक्शन नंबर 221, ये होता है आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के लिए। क्लाइंट ने बोला वेरी गुड साहब। एंड आपने बोला कि क्लाइंट जी इफ यू वांट टू लर्न अबाउट अनलिमिटेड कंपनी, तो उसके लिए यू हैव टू रेफर सेक्शन नंबर 292। आपको सेक्शन नंबर 292 जो है वो क्या करना होगा, वहां पर रेफर करना होगा। और फिर जैसे ही क्लाइंट ने बोला, फॉर एग्जांपल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं। क्या बोला क्लाइंट ने वहां पर कि मालिक हम लोग ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाले ऑप्शन से क्या करना चाहते हैं, हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 4 में आप लोग क्या ड्राफ्ट करोगे, मेमोरेंडम। एंड सेक्शन नंबर 5 में क्या ड्राफ्ट करोगे, वहां पर आर्टिकल ड्राफ्ट करोगे। मेमोरेंडम क्या होता है, बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग वहां पर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में। और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में अभी जो इनिशियल चैप्टर में आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं ना, वो पूरा की पूरा विच इज बेस्ड ऑन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को हम लोग वहां पर बोलते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। करेक्ट है, तो वो होता है आपका चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, एसबीसी में, मतलब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में ऑलरेडी उसका इन डेप्थ एनालिसिस चल ही रहा है। एंड यहां पर हम लोग उसके एग्जीक्यूशंस देखेंगे कि एग्जीक्यूशंस कैसे होने वाले। तो सबसे पहले 3 में क्लाइंट डिसाइड करेगा नेचर ऑफ द कंपनी, लॉफुल होना चाहिए। एंड देन उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मेमोरेंडम और आर्टिकल को ड्राफ्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 4 जो होता है वो किससे रिलेट करता है, मेमोरेंडम से। सेक्शन नंबर 5 जो है वो किससे रिलेट करता है, आर्टिकल से। और सेक्शन नंबर 6 याद है ना, भूल तो नहीं गए ना, सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हमारा लड़का नहीं है। कैसे बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। सेक्शन नंबर 6 ने बोला कि भाई भले तुमने सेक्शन नंबर 4 और 5 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है भाई, थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज क्या होगा कि पहले लेक्चर का जब दूसरे लेक्चर में रिवाइज करेंगे एंड उतना ही टाइम लगा देंगे, तो हमारा जो सिलेबस है ये सिलेबस भी ऑन टाइम कंप्लीट करना है ना भाई। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप चलते जाओ, हम लोग भी फटाफट से यहां पर रिकॉल कर रहे हैं। मैंने बोला वेरी वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं बात करूं सेक्शन नंबर 6 की, तो सेक्शन नंबर 6 बोलता है वही कि पिताजी पिताजी होते हैं, बेटे बेटे होते हैं। मतलब थोड़ी स्टैंडर्ड भाई, थोड़ी सभ्य लैंग्वेज में यदि आपके घर वाले कभी लेक्चर सुने तो उनको लगना चाहिए कि नहीं यार ये जो मास्टर है थोड़ी सही लैंग्वेज यूज करता है, आप करके बात करता है, अदरवाइज क्या है भाई ये, ठीक है बाप, अरे बाप को पिताजी बोल दो यार, थोड़ा अच्छा लगता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। करेक्ट है। तो सेक्शन नंबर 6 की अपनी एक अलग ही खूबी है, अलग ही खासियत है। वो बोलता है कि भाई यदि तुमने
एक्ट के प्रोविजन को ओवरराइड करके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बना दिए ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कभी भी बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो बाप के द्वारा खींची गई लाइनों को कभी भी क्रॉस करके जाता है ना, तो पिताजी को अच्छा नहीं लगता है। तो सेक्शन नंबर 6 भी यहां पर वही काम करता है। वो बोलता है कि आप मेमोरेंडम और आर्टिकल में कोई भी ऐसे प्रोविजन मेंशन नहीं करोगे जिससे कि क्या हो, ओवरराइडिंग इफेक्ट आ जाए। ओवरराइडिंग इफेक्ट आ जाए मतलब वो जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के प्रोविजन है वो हमारे एक्ट को हार्म कर जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या समझ में आ रही है कृष्ण भगवान आपको मेरी बात? यस सर। आगे सेक्शन नंबर 7, इतनी सारी चेतावनी होने के बाद, इतनी सारी बातचीत होने के बाद सेक्शन नंबर 7 जो है वो बोलता है चलो 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 गांव वालों, अब हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। एंड सेक्शन नंबर 7 में हम लोग फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब एक जो जनरल पर्पस के लिए हम लोग जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का काम जो है वो शुरू करते हैं। एंड सेक्शन नंबर 9 जो है वो बात करता है आपसे, सेक्शन नंबर 9, एक मिनट कट करना भाई, सेक्शन नंबर 9 के पहले सेक्शन नंबर 8 आएगा भाई। तो कृष्ण भगवान कभी भी दुनिया में एक चीज ध्यान रखना, जो भी चीज सस्ती मिले ना उसके ऊपर डाउट करना। लाइफ में कोई भी चीज सस्ती नहीं होती है, हर एक चीज की अपनी एक कॉस्ट होती है, और यदि आपने सस्ता मान के ले लिया तो भाई जिंदगी आपकी ले लेगी, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 8 की। एंड सेक्शन नंबर 8 जो है ना वो क्या बोलता है आपको पता है क्या? यार दुनिया में बहुत पैसा कमा लिया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, अब हम लोग ना कुछ मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, हम लोग सोसाइटी के लोगों को कुछ बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए हम लोग सशक्त है, हम सख्त नहीं बोल रहा हूं, सशक्त है मतलब स्ट्रांग है, हमारे पास में सारी चीजें हैं, तो भाई सोसाइटी में जिन लोगों को इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज की जरूरत है या उनके आम जीवन को यापन करने के लिए भाई लोगों को यदि थोड़ी बहुत हमारी सहायता की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो हम लोग सेक्शन 8 कंपनी बनाकर क्या कर सकते हैं, उन लोगों की ऐसी हेल्प वगैरह कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सेक्शन नंबर 9 जो है वो क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो मैंने यहां पर उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की कोशिश करी थी। एंड सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसकी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब पीपल में कम एंड गो बट स्टिल कंपनी विल रिमेन सेम। कंपनी जो है वो यहां पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन होता है, जब तक हम लोग कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं करेंगे तब तक लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी जो है वो ठीक उसी तरीके से जो है वो चलती रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट विथ इट्स ऑन नेम, अपने खुद के नाम से क्या कर सकती है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में जो है वो एंटर्ड हो सकती है। सूट फाइल कर सकती है कंपनी किसी के भी ऊपर, और जब कंपनी किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है तो कोई थर्ड पार्टी भी कंपनी के ऊपर उसी के नाम से सूट फाइल कर सकता है। एंड उसके बाद में कंपनी की क्या होती है, यहां पर कॉमन सील होती है। तो ये सारी की सारी चीजें किसके एंगल से बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, कॉर्पोरेट एंटिटी के नाम से। किसके नाम से बात कर रहे हैं मालिक, कॉर्पोरेट एंटिटी के नाम से बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने वो कॉर्पोरेट एंटिटी की बात कर ली थी, देन सेक्शन नंबर 9 के बाद हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मेरे भाई, और कॉन्सेप्ट क्या था कि यार देखो कंपनी में ना 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। कृष्ण भाई आप भी ध्यान से सुनना, आप हमारे सारे बच्चों के बिहाफ पे क्या हो, प्रॉक्सी हो। ठीक है। तो कृष्ण भाई हमने क्या बोला था आपको पता है कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, उसमें 3 लेयर्स आ जाती है। 3 लेयर्स मतलब क्या, वो 3 अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, 3 परत आ जाती है, 3 अलग अलग मैनर में, 3 अलग अलग डायमेंशन में वो लोग क्या करते हैं, वहां पर काम करते हैं। ठीक है। कैसे, सबसे पहला कंपनी में पैसा लगाने वाला पर्सन कौन होता है, शेयर होल्डर। कौन होता है कंपनी में पैसा, कौन लगाता है, शेयर होल्डर। उस पैसों को यूटिलाइज कौन करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब यदि आज मैं आप लोगों को मेरे बारे में बताऊं तो मेरे पास में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अप्रोक्सीमेटली 1000 शेयर्स है। एंड रिलायंस इंडस्ट्री के 1000 शेयर्स है, इसका मतलब क्या, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय, चलो एवरेज प्राइस लगा लो आप कि 2000 रुपए का एक शेयर होगा, तो मैंने 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000, हाँ चलाओ चलाओ कैलकुलेटर चलाओ और बोलो वाह वाह सर आप इतने अमीर हो। ठीक है भाई, बोलने की बात अलग होती है, रियलिटी अलग होती है, करेक्ट है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने इतना पैसा ना रिलायंस में लगा के रखा हुआ है। क्यों लगा के रखा है रिलायंस में इतना पैसा पता है, बिकॉज मुझे उसके प्रमोटर बहुत एग्रेसिव और बहुत ऑनेस्ट प्रमोटर लगते हैं। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कंपनी हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में आती है, कंपनी के पास मल्टीपल सेगमेंट है और बहुत सारे बिजनेस को भी एक्सपांड करने की प्लानिंग कर रही है। तो मुझे लगा यार कि इस कंपनी में ना स्कोप है, इस कंपनी में ना फ्यूचर है, इस कंपनी में ना मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने जो अपनी हार्ड अर्न मनी थी, जो खून पसीने की कमाई थी भाई, वो कंपनी के प्रमोटर को देख के मैंने क्या करा, रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया। तो पैसा लगाने वाला कौन, शेयर होल्डर मतलब मैं था।
किसको देख के पैसा लगाया मैंने? मोटा भाई मुकेश अंबानी जी को देख के पैसा लगाया। अब जब मैंने उनको देख के पैसा लगाया, पर पैसा किस पे लगाया? क्या मुकेश अंबानी पे लगाया, रिलायंस पे लगाया? सर रिलायंस पे लगाया। व्हाई? बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आया है ना यहां पर। तो जब मैंने रिलायंस पे पैसा लगाया, तो अब देखो ना, पैसा किसके नाम से गया भाई? रिलायंस के नाम से। पैसा किसने लगाया? मैंने। पर जिसने पैसा लगाया, क्या वो रिलायंस में एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहा है क्या? नहीं। तो रिलायंस में एक्टिवली पार्टिसिपेशन कौन कर रहा है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब मोटा भाई। तो कंपनी के एस्पेक्ट में क्या होता है? पैसा लगाने वाले शेयर होल्डर होते हैं, उस पैसों को यूज करने वाले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और जिनके नाम से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ट्रांजिट किया जाता है, वो कौन होती है? वहां पर कंपनी होती है। एंड भाई लास्ट में जाते जाते मैंने आपको बोला था कि किसी भी कंपनी में दो टाइप की मीटिंग होती है। एक कौन सी मीटिंग होती है आप लोगों को याद हो तो? एक होता था मेंबर्स मीटिंग, मतलब शेयर होल्डर लोगों की मीटिंग होती है, और एक किन की मीटिंग होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं मेरे भाई, तो दो टाइप की मीटिंग होती है। एक होती है मेंबर्स मीटिंग, और एक कौन सी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। मेंबर मीटिंग भी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी एजीएम, और दूसरी होती है आपकी ईजीएम। बिकॉज एजीएम नाम से ही क्लियर है ना यार, एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब ऐसी मीटिंग जो साल में एक ही बार हो सकती है, मतलब एक पीरियड में एक ही बार हो सकती है। एनुअली एक ही बार होगी, मतलब एनुअली होगी। तो उस टाइप की मीटिंग को हम लोग कौन सी मीटिंग बोलते हैं? यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। बट यदि अदर देन एजीएम, शेयर होल्डर को यदि दूसरी बार मिलना हो, तीसरी बार मिलना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया है, कोई रेजोल्यूशन पास करना है, तो फिर उस केस में हम लोगों को क्या कंडक्ट करवाना पड़ता है? ईजीएम। और इस ईजीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है? अदर देन एजीएम जितनी भी मीटिंग होगी कंपनी में, वो सारी की सारी मीटिंग कौन सी मानी जाएगी? आपकी ईजीएम मानी जाएगी, फॉर द पर्पस ऑफ शेयर होल्डर्स। करेक्ट। तो ये डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। एंड भाई भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके हमारे साथ कृष्ण भगवान स्टूडियो में बैठे हुए, और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेके भाई हम लोग यहां पर फटाफट से आज के कुछ नए डिस्कशंस को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, हम लोगों ने क्या बोला कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या? कि डायरेक्टर लोगों की जो कमिटी होती है, उसी को हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यदि मैं सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्ट्रक्चर को समझूं, तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें मुझे समझनी पड़ेगी, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कितने होंगे इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, और ये डिसाइड करने के लिए मुझे लॉ के प्रोविजन पता होना चाहिए, मुझे बेसिक प्रोविजन पता होना चाहिए। जब तक मुझे बेसिक प्रोविजन पता नहीं रहेंगे तब तक मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो लिखो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टर। नंबर ऑफ डायरेक्टर, ओके। नंबर ऑफ डायरेक्टर की यदि मैं बात करूं तो दो टाइप की कंपनी होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। सर ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी क्या होती है? बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर इसको मेंशन कहां पे किया हुआ है वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। इसको मेंशन किया है सेक्शन नंबर 268 में, और इसको मेंशन किया हुआ है सेक्शन नंबर 271 में। तो 271 में हम लोगों को पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, एंड 268 में हम लोगों को प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। पर अभी हमारा मकसद यहां पर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी क्या होती है वो पढ़ना नहीं है। अभी हमारा मकसद यह है कि एक कंपनी में यदि वो प्राइवेट है तो वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होना चाहिए, एंड एक कंपनी यदि वो पब्लिक है तो वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होना चाहिए, एंड मिनिमम के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर भी कितना होना चाहिए। उस पर हमारा पहला प्राइमरी फोकस जो है वो रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, यदि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करूं तो वो भी हम लोगों को यहां पर देखना रहेगा। मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 चाहिए होंगे। यदि मैं बात करूं पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए? 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। तो भाई प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए। अब मैक्सिमम कितने? सर बोले हम लोगों ने ना सब पढ़ा था, हमको हमारी मैडम ने ऐसा बताया था कि प्राइवेट कंपनी में ना हर चीज की लिमिट होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में किसी भी चीज की कोई भी लिमिट नहीं होती है।
बोले आप बिल्कुल बिना लिमिट के, विदाउट लिमिट के, जितने नंबर ऑफ मेंबर, जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहो उतने रख सकते हो। क्या ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात गलत है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने हो सकते हैं? 15। ओ माय गॉड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं यहां पर? 15 हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। ओ माय गॉड अगेन सर, ऐसा क्यों? सर दोनों ही कंपनियों में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सेम? यस, दोनों ही कंपनियों में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। लेकिन यहां पर ना मैं स्टार बना देता हूं, स्टार बना देता हूं, ठीक है। और स्टार क्यों बना देता हूं कि यदि मान लीजिए कंपनी को ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर रखना है, कंपनी को ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो कि एक्सपर्ट डायरेक्टर को अपॉइंट किए बिना सॉल्व नहीं हो सकते, रिजॉल्व नहीं हो सकते, तो उस केस में हम लोग वहां पर एडिशनल डायरेक्टर, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर, 15 से ज्यादा डायरेक्टर को भी क्या कर सकते हैं? वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस 15 से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ना यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर। एंड आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? वहां पर आपको वहां पर एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। और इस स्टार का मतलब वो प्रोसीजर वाला इंटरप्रिटेशन ही हम लोगों को यहां पर समझना है। और प्रोसीजर में क्या बात सामने निकल के आई है? प्रोसीजर में जो बात सामने निकल के आई है वो ये है कि इफ एट एनी टाइम कंपनी wants to increase its director from more than 15, यदि कोई कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर करना चाहती है जो कि मैक्सिमम कैप था, तो उस केस में उनको क्या करना पड़ेगा? देन एसआर पास करना होगा। और ये एसआर कौन पास करेगा? कंपनी के शेयर होल्डर। ओ माय गॉड, अब सर ये एसआर क्या होता है? ये एसआर पास करना मतलब क्या? सर एसआर के भी लगा देते तो शाहरुख खान बन जाता, आप के लिखना भूल गए, बोले शाहरुख खान को पास करवाना। तुमसे ना हो पाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो यार। इसी के साथ ना मुझे मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर के साथ में अब मैं आपको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना वहां पर मैं ये कवर करता हूं कि एसआर वेसआर क्या होता है। करेक्ट है? तो अभी देखो ना क्या है, सिंपल प्रोविजन समझने की कोशिश करो। सिंपल प्रोविजन क्या है? सो व्हाट इज द सिंपल प्रोविजन? सिंपल प्रोविजन ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं। मैक्सिमम की बात करूं तो दोनों जगह मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा डायरेक्टर चाहिए आपको, तो आपको क्या करना होगा? शेयर होल्डर की मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। और उस मीटिंग में वो क्या पास करेंगे? वहां पर एसआर, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो पास करने वाले हैं। क्या होता है ये स्पेशल रिजोल्यूशन? ये भी हम लोग समझेंगे, लेकिन ना आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो अभी देखो यहां पर आराम से इत्मीनान से देखना कैसी बातचीत चलेगी। सबसे पहले तो मैं केवल आपको यहां पर ये इतना बता के नहीं छोड़ सकता हूं कि नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम मैक्सिमम कितने होंगे। हम लोगों को यह भी तो डिसाइड करना है ना कि डायरेक्टर लोग अल्टीमेटली कंपनी के अंदर बैठ के क्या करते हैं। कृष्ण भाई क्या लगता है आपको, कंपनी के अंदर डायरेक्टर लोग बैठ के क्या करते होंगे? क्या कंचे खेलते होंगे? क्या कैरम वगैरह खेलते होंगे? क्या अंदर बैठ के बढ़िया मौज मस्ती मौज करते होंगे भाई, अच्छे अच्छे बढ़िया वीडियो देखते होंगे, ठीक है? क्या रोस्टिंग वगैरह की प्लानिंग करते होंगे? का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। कंपनी कैसे चलेगी? कंपनी का विजन क्या है? कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए? कंपनी में नए नए बिजनेस सेगमेंट को कैसे ओपन किया जाए? भाई ये सारे के सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना वो जनरली अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। लाइक कोई बिजनेस का एक्सपर्ट होता है, कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट होता है, कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है, कोई लॉ का एक्सपर्ट होता है, कोई भाई ऐसा पर्सन होता है जो जुगाड़ू नेचर का होता है। जुगाड़ मतलब अपने इंडिया में तो जुगाड़ चलती है ना भाई, तो कोई ना जुगाड़ू नेचर का होता है। तो आपको पता है एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होंगे ना, उस कंपनी का उतना मल्टीपल डायमेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो कोई भी सक्सेसफुल कंपनी को यदि आप देखोगे ना तो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत एक्सपर्ट लेवल का होता है। और जितने एक्सपर्ट लेवल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उतनी कंपनी के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोग समझो भाई, यहां पर केवल और केवल नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि ठीक है सर ने लॉ में पढ़ा दिया था, सर ने बोला था कि ऐसा करना है इसलिए हम लोगों को ऐसा करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट अबाउट दैट मच यार।
केवल और केवल इतनी सी बात नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है ना, वो कंपनी के स्ट्रेटेजिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। वो कंपनी को कैसे रन करना है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में लाना है, उन सारी चीजों के बारे में क्या करता है भाई, वहां पर वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। तो ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट्स लाइक भाई सबसे मेन पार्ट ऑफ द कंपनी है, जिसके बिना भाई हम लोग कंपनी को पूर्ण पूरी नहीं मान सकते। एक कंपनी अधूरी अधूरी सी जो है वो क्या होगी, यहां पर प्रतीत होगी। करेक्ट है। अब बात आई थी ये एसआर क्या है, एसआर क्या है, सुनना हाँ ध्यान से। इस एसआर को समझाने से पहले ना मैं यहां पर लिखूंगा रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। ओके, इस एसआर को एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं यहां पर क्या लिखूंगा मालिक, रिजोल्यूशन लिखूंगा, रिजोल्यूशन वर्ड लिखूंगा। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करना। जब भी कंपनी कोई ऐसा काम करने जा रही है जो कि उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है, मतलब वहां पर वो पर्टिकुलर काम जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप से, अपनी मर्जी से, अपने मन के मुताबिक नहीं कर सकते, तो उस डिसीजन को लेने के लिए आपको किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, अपने शेयर होल्डर की। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत शांति से सुनना। एक बार ये कॉन्सेप्ट यदि आप लोगों ने समझ लिया ना, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कंपनी में कोई ऐसा काम करना है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है, मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप से सुओ मोटो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन लेना, वो काम करना कंपनी के हितों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपने वो डिसीजन नहीं लिया, फटाफट से उस चीज में इंप्लीमेंट नहीं किया, तो हो सकता है कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस डिसीजन को लेने के लिए, और वो डिसीजन ऐसा डिसीजन है जो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है, तो फिर वहां पर हमको किसको इन्वॉल्व करना पड़ता है, वहां पर हमको इन्वॉल्व करना पड़ता है कंपनी के शेयर होल्डर्स को। और जब भी हम लोग कंपनी के शेयर होल्डर को इन्वॉल्व करेंगे, मतलब क्या, उनकी मीटिंग होगी। और मीटिंग होगी मतलब क्या, कि यार मीटिंग दो टाइप की हो सकती है, एक तो होगी एनुअल जनरल मीटिंग, और यदि एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है तो अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है, EGM। और उस EGM को क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो अब कोई ऐसा मैटर, अब कोई ऐसा मुद्दा जिस पर हम लोगों को शेयर होल्डर का ओपिनियन चाहिए, शेयर होल्डर की राय चाहिए, शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए, तो शेयर होल्डर की राय या शेयर होल्डर की कंसेंट जिस फॉर्म में हमको मिलती है ना, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है क्या, रिजोल्यूशन बोलते हैं, रिजोल्यूशन। और इस रिजोल्यूशन का ही मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर ने जो प्रपोज किया था, मतलब शेयर होल्डर के सामने हम लोगों ने जो प्रपोज किया था, क्या शेयर होल्डर ने उसको एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। एंड यू नो व्हाट, ये जो रिजोल्यूशन होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। ये जो रिजोल्यूशन होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी ऑब्लिक सिंपल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी ऑब्लिक कैसा, सिंपल रिजोल्यूशन होता है। एंड दूसरा कौन सा होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। दूसरा कौन सा होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। ओके, मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और सिंपल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एंड स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। करेक्ट है, मेरे साथ साथ यहां पर नोट डाउन करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे हम लोग अभी आ चुके हैं। यदि रिजोल्यूशन हमको पास करना है कंपनी में, और ये रिजोल्यूशन कौन पास करेगा, रिजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर, तो वो दो टाइप से होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और एक कैसा रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। क्या आपको पता है, ये जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है इसका मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी। ओ माय गॉड, इस सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या मालिक, यस बताता हूं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 200 शेयर होल्डर थे, और 200 शेयर होल्डर ने क्या किया, रिजोल्यूशन को पास करने के लिए वोट किया। रिजोल्यूशन को पास करने के लिए क्या किया भाई, यहां पर वोट किया। और जो टोटल वोटिंग की जब काउंटिंग हुई ना, तो उसमें क्या हुआ कि 101 वोट जो है ना वो फेवर में आए, 101 वोट जो है वो कहां पे आए मालिक, फेवर में आए। और जो 99 वोट जो थे ना वो अगेंस्ट में आए। ओके, मतलब मान लीजिए कंपनी को कोई एक रिजोल्यूशन पास करना था कि क्या हम लोग ये नया बिजनेस स्टार्ट करें या ना करें, तो 200 शेयर होल्डर ने क्या किया, वहां पर वोटिंग करी। और 200 शेयर होल्डर ने वोटिंग करी, इसका मतलब क्या कि 200 में से 101 लोगों ने यहां पर क्या किया, फेवर में वोट किया। एंड जो 99% थे
जो 99 लोग थे उन्होंने क्या किया, शेयर होल्डरों ने अगेंस्ट में वोट किया। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी ने फेवर में वोट किया है। इट मींस व्हाट कि यस कंपनी वालों आप नया बिजनेस स्टार्ट करो। एंड यहां पर जो रेजोल्यूशन पास होगा ना, उस रेजोल्यूशन को मैं कौन सा रेजोल्यूशन बोलूंगा, ऑर्डिनरी या सिंपल रेजोल्यूशन। एंड सर यदि हमको ऑर्डिनरी या सिंपल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन देनी रही, यदि हमारे गांव में हमको लोगों को बताना रहा कि आज हमने लॉ की क्लास में एक नई चीज सीखी कि रेजोल्यूशन होते हैं और वो दो टाइप के होते हैं, उसमें एक होता है ऑर्डिनरी और दूसरा होता है स्पेशल, तो सर हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने बोला गुड क्वेश्चन। यदि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को डिफाइन करना है ना, तो सिंपली आपको बोलना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी। यदि फेवर में वोट ज्यादा है एज कंपेयर टू अगेंस्ट, तो आपका वो जो रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन क्या माना जाएगा, वहां पर पास माना जाएगा। एंड सर फिर स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? यहां पर कुछ स्पेशल होगा क्या? जैसे सर हम लोग पाव भाजी खाने जाते हैं, या सर जैसे हम लोग पानीपुरी खाने जाते हैं, या सर जैसे हम लोग लस्सी पीने जाते हैं, तो हम लोग वहां पे बोलते हैं भाई नॉर्मल मत देना, स्पेशल देना। तो स्पेशल का मतलब क्या होता है? यदि पाव भाजी स्पेशल खाने जा रहे हो तो बढ़िया वहां पे वो एक्स्ट्रा चीज और बटर वगैरह आपको पूरा भर भर के देगा, करेक्ट है। यदि हम लोग स्पेशल लस्सी पीने जा रहे हैं तो स्पेशल लस्सी का मतलब क्या होता है, वो ऊपर से आपको ना एक्स्ट्रा मक्खन डाल के दे देगा। पानीपुरी स्पेशल पानीपुरी का मतलब क्या है भाई, वो आपको बढ़िया उसके ऊपर चने छोले नींबू वगैरह डाल के, सेव डाल के, प्याज डाल के देगा, एकदम जबरदस्त तरीके से परोस देगा। तो वो क्या हो गई, स्पेशल हो गई। लेकिन यहां पर हर स्पेशल का मतलब भाई वैसा नहीं होता है जो हमारे जैसे भुक्कड़ लोग खाने पीने के हर जगह स्पेशल ढूंढते हैं, वैसे यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब वो नहीं होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होगा मालिक यहां पर कि एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर की जो है वो क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर की जो है वो क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। किसमें? फेवर में। एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर जो है ना, उनकी कहां पे कंसेंट होनी चाहिए, फेवर में कंसेंट होनी चाहिए। जब जाके आप क्या बोलोगे यहां पर कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन है। सर थोड़ा और सिंपल बताओ ना। मैंने बोला ओके, मतलब एटलीस्ट 75% वोट इन फेवर होना चाहिए। एटलीस्ट 75% वोट जो है वो कैसे होने चाहिए मालिक, इन फेवर में होना चाहिए। तब जाके आपका वो रेजोल्यूशन जो है वो कौन सा रेजोल्यूशन माना जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन माना जाएगा, करेक्ट है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना। सर एक एग्जांपल के साथ यदि आप एक्सप्लेन करते तो हमको बहुत अच्छा लगता। मैंने बोला लो जी, एग्जांपल, एक कंपनी थी जिसमें 200 शेयर होल्डर थे और यहां पर किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करने के लिए वोटिंग हुई और वोटिंग में अप्रोक्सीमेटली 150 लोगों ने 150 लोगों ने मतलब 150 शेयर होल्डर ने क्या किया, फेवर में वोट किया। एंड 50 ने क्या कर दिया, अगेंस्ट में वोट किया। तो चूंकि 50 ने अगेंस्ट में किया है और 150 ने फेवर में किया है, इसका मतलब क्या माना जाएगा कि यहां पर जो रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। व्हाई? बिकॉज 3/4 मेजॉरिटी एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने यहां पर फुलफिल कर दी है। और यदि मान लीजिए एक भी वोट कम होता मेरे देश के जवानों और जवानियों, तो यहां पर ये रेजोल्यूशन प्रॉपर्ली पास नहीं माना जाता, बिकॉज रिक्वायरमेंट किस चीज की थी, स्पेशल रेजोल्यूशन की थी। बट क्या हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा पाए? नहीं करवा पाए। और यदि स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करवा पाए तो क्या ये बात जो कंपनी चाहती थी, कंपनी आगे बढ़ना चाहती थी, कंपनी उसको इंप्लीमेंट करना चाहती थी, क्या कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। व्हाई? बिकॉज ये रेजोल्यूशन जो है वो आपका क्या हो गया है मालिक, फेल हो गया है। तो सर एक बात बताओ ना। मैंने बोला पूछो पूछो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हो। बोले सर मैंने बोला हाँ। बोले सर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पे कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है? मैंने बोला रुको, वेट करो, अभी हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, हम लोगों को अभी बहुत आगे तक जाना है, बहुत दिनों तक साथ रहना है भाई। एंड हम लोग इतना प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों को केवल और केवल एग्जाम के लिए नहीं भाई, जिस दिन आप सीएस बन जाओगे, सीएस बनने के समय भी आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट जो आपने और हमने मिलजुल कर पढ़े हैं, वो सारे एक एक कॉन्सेप्ट आपको रियल लाइफ में भी काम आएंगे भाई। एंड बहुत अच्छा लगता है, यू नो व्हाट, जब अपना कोई स्टूडेंट जब किसी कंपनी में जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, एंड जब उसको उसके ऑफिस में उसके बॉस लोग, उस कंपनी के डायरेक्टर लोग यदि अप्रिशिएट करते हैं एंड बोलते हैं कि भाई तुम्हारी लॉ में क्या जबरदस्त पकड़ है, आपको लॉ बहुत अच्छे से आता है, और जब वो स्टूडेंट रात को अपने घर पे आके, मतलब वो सीएस बन चुका है,
और जब वो सीएस अपने घर पे आके यदि फोन लगा के बोलता है थैंक यू सो मच सर, आपकी क्लास में पढ़ाया हुआ ये प्रोविजन आज मैंने रियल लाइफ में अप्लाई किया एंड सर मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला, सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की, तो भाई बस एक टीचर को इतना ही चाहिए, इतनी ही ख्वाहिश है। वो ऐसा बोलते ना कि बस इतना सा ख्वाब है, बस मालिक बस मेरा भी आप लोगों के लिए ना इतना सा ख्वाब है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। कि हम लोग यहां पर चाहे एसबीसी पढ़े मतलब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी पढ़े, या हम लोग कंपनी लॉ पढ़े, मतलब आई विल ट्राई यार कि अपार्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूं एंड काफी सारी बातें जो रियल लाइफ में होती है, जो बुक में नहीं लिखी होती है, उन सारी चीजों को भी आप लोगों के सामने यहां पर लाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो चलो भाई ये रिजोल्यूशन की बात हो गई। सर एक बात बताओ ना, आपने बोला था कि लॉ में सेक्शन होते हैं। सर प्लीज 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 सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमको ना ये रिजोल्यूशन वाले सेक्शन बता दो ना, कि हमको यदि ज्यादा डिटेल में पढ़ना रहेगा तो रिजोल्यूशन हमको कहां पे मिलेंगे। मैंने बोला लो भाई, बच्चों की जिद के आगे टीचर की एक ना चली, और लिखो आप इसका सेक्शन नंबर 114 जो है ना, वो इन रिजोल्यूशंस के बारे में बात करता है। और आगे फर्दर तुम लोगों को क्लासिफाइड करके दूं क्या, 114 सबसेक्शन 1 जो है ना वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की बात करेगा, एंड 114 सबसेक्शन 2 जो है ना वो स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करेगा। सर एक और बात बताओ ना, मैंने बोला पूछो। तो क्या सर आपको सारे के सारे सेक्शन याद है क्या? मैंने बोला हाँ भाई, 470 सेक्शन है पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 400 से 420 सेक्शन एक ही बार में आप लोगों को हम लोग यहां पे बता सकते हैं। सर हमको भी याद करना है, हो जाएगा, लेकिन ना थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं यहां पे सेक्शन मेंशन करते जाऊंगा, आप लोगों को अकॉर्डिंगली जो है वहां पर अपडेट करते रहना है, जिससे कि बहुत सारी बार ऐसा होगा कि मैं मल्टीपल टाइम जब सेक्शंस के नाम बोलूंगा तो उससे आपको आगे के जो सेक्शंस है वो सेक्शंस भी यहां पर याद हो जाएंगे। तो चलिए मालिक, अब हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। तो ये तो हो गई मालिक बात रिजोल्यूशन से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं कि सर जो रिजोल्यूशन होगा इसके लिए हमको क्या कंडक्ट करनी पड़ेगी। मैंने बोला मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो जब मीटिंग कंडक्ट करनी होगी तो कैसे मालिक इन गरीबों, अरे मतलब गरीबों मतलब शेयर होल्डर को कैसे पता लगेगा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कि हमको क्या करना है उस मीटिंग में जाके, कौन से मुद्दों पे रिजोल्यूशन पास करना है, क्या हमको उसके लिए फेवर में वोट देना है या अगेंस्ट में वोट देना है। सर इन सब सारी चीजों का कम्युनिकेशन कैसे होगा, इन सारी चीजों का कम्युनिकेशन कैसे होगा। अभी जो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों के साथ में दो बैक टू बैक इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है? सबसे पहला मुद्दा यह सामने आ रहा है कि सर हमको कैसे पता लगेगा बीइंग अ शेयर होल्डर कि कंपनी हमसे किस चीज का रिजोल्यूशन पास कर रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर रिजोल्यूशन पास करने के लिए हमको कहां जाना है, किस दिन जाना है, किस टाइम पे जाना है, और मतलब वहां पर जाने के बाद क्या क्या करना है, ये हमको कैसे पता लगेगा। तो यार लॉ मेकर जो है ना मेरे भाइयों, वो आपकी एक एक बातों को समझता है, और आपकी एक एक बातों को समझता है मतलब क्या, उसने हर एक चीज के लिए यहां पर ना प्लान करके रखा हुआ है। और उसने आपको बोला है कि जब भी कंपनी कोई भी मीटिंग कंडक्ट करेगी तो मीटिंग से पहले आपको क्या देगी मालिक, नोटिस। एंड दिस इज योर अनदर बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में, और नया एक और यहां पर कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड हो रहा है। एंड जो कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है उसका नाम क्या है, नोटिस फॉर मीटिंग। ओह, नोटिस फॉर मीटिंग करके जो है वो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है। और नोटिस फॉर मीटिंग का सेक्शन जो है वो होता है आपके पास में सेक्शन नंबर 101। कौन सा सेक्शन होगा यहां पर आप लोगों के पास में? सेक्शन नंबर 101। और सुनो मेरे देश के जवानों और जवानियों, नोटिस फॉर मीटिंग का मतलब क्या, कि जब भी कंपनी कोई भी मीटिंग कंडक्ट करेगी, वेदर इट कैन बी ईजीएम और एजीएम, मतलब या तो वो एजीएम हो सकती है या वो ईजीएम हो सकती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पर नोटिस देना होगा। और जो नोटिस आप दोगे देश के जवानों, उस नोटिस में आपको प्लेस मेंशन करनी होगी, आपको टाइम मेंशन करना होगा, आपको एजेंडा मेंशन करना होगा कि किस मैटर पे हम लोग उस पर्टिकुलर मीटिंग में जो है वो बात करने वाले हैं। और यदि वो एजेंडा कुछ स्पेशल नेचर का है तो यहां पर आपको ना सेक्शन नंबर 102 की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आपको सेक्शन नंबर 102 की भी जरूरत पड़ेगी मालिक। एंड सेक्शन नंबर 102 जो है वो किसकी बात करता है, एजेंडा फॉर मीटिंग, या आप इसको ना एक और नाम दे सकते हो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या नाम दे सकते हो आप उसको? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है ना, ऐसा करके भी आप उसको वहां पर नाम दे सकते हो। सो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड भाई,
कि दो सेक्शन में आप लोगों के साथ में यहां पर एक साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक तो यह बात है कि मेंबर को कैसे पता लगेगा कि मीटिंग होने वाली है, तो आपको मीटिंग के लिए क्या देना पड़ेगा, वहां पर नोटिस। और मीटिंग में नोटिस तो दे दिया, मतलब मीटिंग का नोटिस तो दे दिया। भाई मीटिंग में नोटिस क्या होता है, कुछ भी। आपने मीटिंग का नोटिस तो दे दिया, लेकिन उस मीटिंग के नोटिस में किस मैटर पे रिजोल्यूशन पास करना है, कौन कौन से मैटर डिस्कस होने वाले हैं, उसके लिए वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एजेंडा या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जो है वो देना पड़ेगा। तो देखिए मालिक, फटाफट से देखिएगा आप लोग यहां पर। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं सेक्शन नंबर 101, जो कि बात करता है नोटिस फॉर मीटिंग। और इस नोटिस फॉर मीटिंग में बिल्कुल क्रक्स, एकदम कंक्लूसिव मैनर में, मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है तो कंक्लूसिव मैनर में मैं आप लोगों के साथ में पॉइंट डिस्कस करूंगा। और जिस दिन ये आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा भाई, पूरा की पूरा एक लेक्चर जो है वो हम लोग सेक्शन नंबर 101 के ऊपर लगाने वाले हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है मेरे भाई, कि आपको जो भी मीटिंग का नोटिस है वो 21 क्लियर डेज का होना चाहिए। और 21 क्लियर डेज का मतलब क्या, बिफोर मीटिंग, मतलब जिस दिन कंपनी की मीटिंग है उससे 21 दिन पहले जो मीटिंग का नोटिस है वो शेयर होल्डर को डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। उसके बाद क्लियर डेज का मतलब क्या होता है, हम लोग वहां पर जब डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे क्लियर डेज का मीनिंग क्या होता है। ये जो नोटिस है, टू एवरी शेयर होल्डर, ओ माय गॉड, हर एक शेयर होल्डर को आपको यहां पर क्या करना है भाई, ये मीटिंग का नोटिस जो है वो देना है। तो यहां पर मालिक, कंपनी कैन कंडक्ट मीटिंग ऑन शॉर्टर नोटिस subject to certain compliance। और इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी 21 डेज से कम के नोटिस पर भी मीटिंग कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। पर इसके लिए क्या करना होगा, कुछ सर्टेन कंप्लायंस करने होंगे, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी जो हम लोगों को फुलफिल करना है। लेकिन हम लोग कब देखेंगे इसको, जब सेक्शन नंबर 101 को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो ये तो बात हुई सेक्शन नंबर 101, जो की बात करता है आपसे नोटिस फॉर मीटिंग की बात करता है कि जब भी कंपनी कोई मीटिंग करवाना चाहती है अपने मेंबर्स की, तो उनसे पहले उनको क्या करना होगा, नोटिस देना होगा। नोटिस कितने डेज पहले का जाना चाहिए, एटलीस्ट 20 डेज बिफोर। और 20 डेज कैसे होना चाहिए, क्लियर 20 डेज होना चाहिए। ये 21 क्लियर डेज का मतलब क्या होता है, फर्दर जब हम लोग सेक्शन नंबर 101 को डिस्कस करेंगे तब वहां पर इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो मीटिंग का नोटिस है वो एवरी शेयर होल्डर को, कंपनी की तरफ से हर एक शेयर होल्डर को आपको क्या करना है, यहां पे पोस्ट करना है। यदि आपने इसमें कोई गलती करी तो उसका खामियाजा बहुत बुरी तरीके से कंपनी को भुगतना पड़ेगा। क्या होता है, सेक्शन नंबर 101 में हम लोग वहां पर देखेंगे। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है कि यार हमारे पास में ना 21 डेज नहीं बचे हैं, यार हमको बहुत अर्जेंट में कुछ तो भी डिसीजन लेना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एंड दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इमरजेंसी, इन वेरी अर्जेंसी। तो भाई वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, शॉर्टर पीरियड पे भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होगी, उन रिक्वायरमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पर फुलफिल करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, ये तो बात हुई सेक्शन नंबर 101 की। इसी के नीचे फटाफट से जिनको नोट करना है वो नोट कर लो, जिसको एसएस करना है वो एसएस ले लो, और जिनको पॉज करके लिखना है वो पॉज करके लिख लो भाई। अब यदि मैं बात करूं सेक्शन नंबर 102 की, तो सेक्शन नंबर 102 जो है ना वो बात करता है एजेंडा। ओके, एन एजेंडा फॉर मीटिंग का मतलब समझना कि उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है शेयर होल्डर के साथ, शेयर होल्डर को किसके ऊपर वोटिंग करनी है, उस मीटिंग में अल्टीमेटली क्या होने वाला है, या आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, एनेक्स करके भेजना पड़ेगा मीटिंग के नोटिस के साथ में। पर समझना, यदि नॉर्मल डिस्कशन करने वाले हो तो आपको सेक्शन नंबर 102 की जरूरत नहीं है। यदि कोई स्पेशल डिस्कशन करने वाले हो तो वहां पर आपको ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 102 की रिक्वायरमेंट आएगी। तो समझो ना आप बात को, यहां पे मैं यहां पर बड़ी सुलझी हुई लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करता हूं भाई। इफ इन मीटिंग एनी मैटर other than ordinary business transaction, मतलब आप ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई पर्टिकुलर मैटर को क्या करने वाले हो, वहां पर डिस्कस करने वाले हो, एजेंडा या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड
देन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। कब लगेगा ये? जब आप अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अलावा किसी को डिस्कस कर रहे हो। अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अलावा आप किसी को डिस्कस कर रहे हो तो वहां पर आपको क्या लगेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट या एजेंडा देना पड़ेगा अलोंग विथ नोटिस ऑफ द मीटिंग। एंड यहां पे इन्होंने सेकंड क्या बोला है? सेकंड क्या बोला है? एजेंडा ऑब्लिक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी अटैच्ड विथ नोटिस फॉर दी या नोटिस ऑफ द मीटिंग। मतलब ये अलग से नहीं जाएगा, ये आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा, ऐड करके भेजना पड़ेगा। किसके साथ में? नोटिस फॉर द मीटिंग के साथ में। मतलब जो नोटिस जाएगा अंडर सेक्शन 101 उसी के साथ आपको 102 का क्या भेजना है? एजेंडा भी भेजना है। ओके, तो यार यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड डिटेल में हम लोगों को ये पढ़ना रहेगा सेक्शन नंबर 102 में जब हम लोग पढ़ेंगे एजेंडा फॉर मीटिंग। तो एजेंडा फॉर मीटिंग में और भी बहुत सारी बातें होगी, लेकिन अभी ना आपको एक बेसिक यहां पर फंडे पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एजेंडा। अब जो एक नेक्स्ट एंड लास्ट बात करूंगा मैं इस आज के लेक्चर के लिए, अब बात आती है कि साहब शेयर होल्डर के पास में ना राइट होता है। किस चीज का राइट होता है? बोले राइट टू वोट। वो मीटिंग में जाके क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। किन किन तरीकों से वोट करेगा वही तो हमको यहां पे देखना है कि एक जब शेयर होल्डर कंपनी की मीटिंग को अटेंड करने जाता है, देखो उसको बुलावा कैसे आया? सबसे पहले या तो 96 की मीटिंग होगी, मतलब सेक्शन नंबर 96 मतलब एजीएम होता है। यस, मैं तुम लोगों को यहां पे बता देता हूं, नोट डाउन कर लेना भाई। अब हम लोग जब सेक्शन से ही बात कर रहे हैं तो आपको सेक्शंस भी याद होने चाहिए। सेक्शन नंबर 96 जो होता है वो किसका होता है? एनुअल जनरल मीटिंग का होता है। एंड सेक्शन नंबर 100 जो होता है वो किसका होता है? ईजीएम का होता है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का होता है। तो सेक्शन नंबर 96 जो बात करता है एजीएम एंड सेक्शन नंबर 100 जो बात करता है ईजीएम। तो सिंपल सी बात है भाई, कंपनी के शेयर होल्डर जब मीटिंग अटेंड करेंगे तो या तो वो सेक्शन 96 वाली मतलब एजीएम हो सकती है या सेक्शन 100 वाली क्या हो सकती है? ईजीएम हो सकती है। जब भी कंपनी के शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करेंगे तो मीटिंग अटेंड करने के लिए उनको अंडर सेक्शन 101 क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। और जब भी सेक्शन नंबर 101 आप नोटिस दोगे उस नोटिस में मेंशन करोगे टाइम, प्लेस, डेट और क्या क्या मैटर डिस्कस होंगे जो सेक्शन नंबर 102 के हैं वो भी आपको सेक्शन नंबर 101 के साथ अटैच करके अनेक्स करके भेजना पड़ेगा। अब भाई जब हमारा ये देश का गरीब जवान शेयर होल्डर उस कंपनी की मीटिंग को अटेंड करेगा तो वहां पर जब उसकी वोटिंग करने की बारी आएगी तो उसके पास वोटिंग करने के क्या क्या तरीके होंगे ये भी तो हमको देखना पड़ेगा, ये भी तो हमको समझना पड़ेगा। तो यार एक लास्ट डिस्कशन में करता हूं, देन उसके बाद में इस लेक्चर को समाप्त करूंगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर आज काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। तो जो राइट टू वोट है ना, इस राइट टू वोट में हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि भाई वो किन किन मैनर से वोटिंग कर सकता है कंपनी में, किन किन मैनर से वोटिंग कर सकता है वो कंपनी में, ये हमारे लिए समझना, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि मैं बात करूं तो ये पूरा की पूरा डिस्कशन जो चलता है हमारे कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर 106 से लेके 110 तक चलता है। यू नीड नॉट टू वरी मालिक, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको सारे के सारे सेक्शन याद कराऊंगा जो सेक्शन में यहां पर बोल, सारे सेक्शन याद होंगे आप लोगों को यहां पर। तो सेक्शन नंबर 106 से लेके 110 तक की जो बात होती है वो किसकी बात होती है? मैनर ऑफ वोटिंग की बात होती है। और एक शेयर होल्डर कैसे वोट कर सकता है, फटाफट से मेरे साथ साथ आप लोग यहां पर लिखना। यहां पर वो वोट कर सकता है बाय शो ऑफ हैंड। बाय शो ऑफ हैंड यदि आप अग्री करते हो तो हैंड रेस कर लेना, और यदि अग्री नहीं करते हो भाई तो आप हैंड रेस नहीं करोगे। सेकंड, बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी क्या कर सकते हो, वहां पर वोटिंग कर सकते हो। थर्ड, बाय पोल। जैसे केबीसी में ओपिनियन पोल होता है ना मालिक, वैसे ओपिनियन पोल मतलब बाय पोल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, वहां पर वोट कर सकते हो। एंड जो लास्ट तरीका है वो लास्ट तरीका आप लोगों के सामने होता है बाय पोस्टल बैलेट। आप इस पोस्टल बैलेट के तरीके को भी यूज करके क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए वोटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों एक बार फटाफट से हम लोग यहां पर समअप करते हैं कि अभी के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। अभी हमने देखा सबसे पहले कि वोटिंग करने का तरीका कौन कौन सा होता है। तो मैंने आपको यहां पर 4 तरीके बताए। बाय शो ऑफ हैंड कर सकते हो, बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड कर सकते हो, बाय पोल भी कर सकते हो, और बाय पोस्टल बैलेट के थ्रू भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था सेक्शन नंबर 101 और 102। 101 बात करता है नोटिस फॉर द मीटिंग
और 102 जो बात करता है वो आपसे बात करता है एजेंडा फॉर द मीटिंग, कि एजेंडा क्या है, उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा ताकि वो माइंडसेट बना के आए, अपने घर से रेडी होके आए भाई। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, रेजोल्यूशन पास करना होता है। रेजोल्यूशन कहां पे पास होता है, सेक्शन नंबर 114 में। कितने टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, 2 टाइप के। एक कौन सा होता है, सिंपल, दूसरा कौन सा होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। फिर उसके पहले जो हम लोगों ने देखा था, एंड ये हमारा आज का सबसे फर्स्ट डिस्कशन था, कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कि जिस तरीके से घर में दादाजी का काम होता है कि सब बड़े छोटों का ध्यान रखना, ठीक उसी तरीके से कंपनी भी कौन रन करते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन ले लेते हैं, मतलब हमारे घर के दादाजी मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जब दादाजी को लगता है कि अब कोई बड़ा मैटर सामने आ रहा है और मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता हूं, मेरी पावर ही नहीं है इतनी, तो फिर वो घर के दूसरे सदस्यों को भी बुला के उनके साथ डिस्कशन करते हैं। तो मीटिंग भी 2 ही तरीके की होती है, एक होती है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग एंड दूसरी होती है कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग। तो मेरे भाइयों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, सी यू सून।